महान विद्वान कन्फ्यूशियस का कहना है कि जो बड़े लेखक होते हैं वो अपनी कथनी में नहीं बल्कि लेखनी में विश्वास रखते हैं। उसी बड़े लेखक की हम बात कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट का। इनका मानना ये है कि हम जितना बोलते हैं ना उससे ज़्यादा करके दिखा देते हैं। अपने लेखनी में सबसे ज़्यादा ये लोग विश्वास करते हैं। बालकृष्ण भट्ट बात करते हैं बातचीत 12वीं क्लास के हिंदी दिगंत भाग 2 के पहला चैप्टर है गद्यखंड का। बालकृष्ण भट्ट आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि पहला चैप्टर के केवल लेखक परिचय, इसके बाद वाला आएगा पूरा हिंदी के बातचीत का पूरा सारांश आएगा, ठीक है, पूरा कहानी के साथ आएगा। और रामविलास शर्मा एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उनका मानना यह था कि आधुनिक समाज के आधुनिक युग में हिंदी की सबसे प्रथम आलोचक के जन्मदाता है। हिंदी आधुनिक काल के हिंदी के आलोचक के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसने कहा? रामविलास शर्मा। याद रखें दोनों बतिया। चलो शुरू करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। वहीं प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और आज वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो इनके माता का नाम, पापा का नाम, माता का नाम है पार्वती देवी। माता जो थी ना, माता बहुत ज्यादा इनको मोटिवेट करती थी। बेटा यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर और नए क्षेत्रों में भी माता जो होती ना, माँ सच में यार माँ देवी समान होती है। माँ को पूजा जा सकता है जितना वो काम कर रही है अपने बेटों के लिए। हालांकि हर एक माँ को पूजनी चाहिए, बात सही है, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा मतलब एक्टिव मोड में थी। क्यों? क्योंकि इनकी माँ को इतना मानना था कि यदि मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा ना तो मेरे घर के चिराग नहीं जल पाएगा। क्योंकि इनके घर में इकलौते मतलब ये थे। बाकी इनके बचपन मतलब जब ये बाल्यावस्था में थे तभी इनके पिताजी गुजर चुके थे, तो इसलिए सब घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ चुका था। इसलिए मोटिवेट करती थी इनकी माँ कि तुम इसे कर सकते हो, और मोटिवेट करते करते इनको बहुत आगे तक बढ़ा दी। आगे देखो, इन्होंने भट्ट जी के पढ़ाई की रुचि दिलाई और लालसा बढ़ाई, मतलब मोटिवेट कर करके लालसा बढ़ाई। और बात सुनो, उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और वे पेशे से व्यापारी थे, लेकिन कम उम्र में ही चले गए। जब एक कम उम्र के थे, लगभग बाल्यावस्था में थे, तभी चले गए। शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा इन्होंने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया? तो एक बात याद रखना बाबू, शिक्षा जो किया है ना, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा बालकृष्ण भट्ट प्रारंभिक समय में किस विषय से अध्ययन किए थे? संस्कृत। दूसरा, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से थे व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट को रुचि कौन दिलाई पढ़ाई के क्षेत्र में? उनकी माँ। याद रखना इतना बात। 1867 ईस्वी में प्रयागराज के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिया इन्होंने। देखो, जो सरकारी कॉलेज होता है ना, सरकारी जो कॉलेज होता है हाई फाई, तो उसमें एरा गैरा को एडमिशन नहीं दिया जाता है। उसी लड़का को एडमिशन उसमें दिया जाता है जो परीक्षा पास करता है। एडमिशन कराने के लिए, प्रवेश करने के लिए एक परीक्षा होता है जिसे एंट्रेंस एग्जाम या प्रवेश परीक्षा कहते हो। जब उस में पास हो जाओगे ना तब बहुत बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होता है, किसी को नहीं दे दिया जाता है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में पास किए और 2 साल पढ़ने के बाद तब जाकर टीचर बन गए। 1869 ईस्वी से लेकर 1875 ईस्वी तक प्रयागराज के मिशन स्कूल, जिस स्कूल में पेपर दिए थे ना एंट्रेंस एग्जाम, उसी स्कूल में पढ़ाई के क्षेत्र में भी काम करने लगे, मतलब पढ़ाने लगे। 1885 ईस्वी में CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। संस्कृत का यहाँ पढ़ाई कहाँ किए, मतलब पढ़ाना कहाँ शुरू किया? 1885 में CAB स्कूल में संस्कृत पढ़ाना शुरू किए। 1888 ईस्वी में प्रयागराज की कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक का कार्य किए, मतलब 1888 में प्रयागराज में। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और लेखन कार्य में जुड़ गए। देखो, इन्होंने जब नौकरी छोड़ दिया ना, तब जाकर लेखन कार्य में जुट गए। इससे पहले भी लेखन कार्य करते थे बट कम करते थे, लेकिन इसके बाद ना जब इन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि इनका उग्र स्वभाव था, मतलब हमेशा बात पर गर्म हो जाते थे, किसी से झगड़ जाते थे। इनको कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए इनको नौकरी छोड़ना पड़ा, लोगों से पटता नहीं था। दूसरा बात, विशेष परिस्थिति की बात करोगे तो पता चलेगा कि पिताजी के निधन के बाद भट्ट जी के गृह कलह का मतलब था आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डगमगा चुका था। आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम किया और साहित्य के प्रति समर्पित रह गए।
रचनात्मक की काम करें, रचनात्मक तो उनकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका का संपादन किया। देखो, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी प्रदीप्त पत्रिका, पत्रिका मतलब अखबार है, पत्रिका, हिंदी प्रदीप्त पत्रिका किसने संपादन किया है तो बताओगे हरिश्चंद्र, क्या नाम है इनका, बालकृष्ण भट्ट। कब? 1877 ईस्वी में, याद रखना। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किए और किससे मोटिवेट होकर, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से मोटिवेट हुए थे और हिंदी वर्धनी सभा में रहकर तब जाकर हिंदी प्रदीप्त एक खुद का निकाल दिए थे। हिंदी वर्धनी सभा किसका? हरिश्चंद्र, इनके साथ काम करते थे और इन्होंने मोटिवेट होकर उनसे और एक खुद का अपना पत्रिका निकाल दिए। कब? 1877 में। ठीक है, आगे देखो। हिंदी प्रदीप्त मासिक पत्रिका, याद रखना। हिंदी प्रदीप्त जो अभी पत्रिका देख रहे हैं अखबार, वो महीना पर निकलता था। एक महीना में एक तारीख को, हर एक तारीख को निकलता था पत्रिका। आज देख रहे हो दैनिक जागरण, हिंदी भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, ये सब अखबार निकलता है ना रोज रोज, इसे कहेंगे दैनिक पत्रिका। और जो महीना में एक बार निकलता है उसे मासिक पत्रिका। तो हिंदी प्रदीप्त कैसा पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। आपसे पूछेगा हिंदी पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका, महीना में एक बार निकाला जाता था। कब? 1877 में चालू हुआ था हिंदी प्रदीप्त और प्रत्येक एक तारीख को निकाला जाता था। 35 वर्षों तक चलाते रहे। 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1881 ईस्वी में वेद जो होता है ना, 4 वेद होता है, चारों को समीक्षा किया इन्होंने। और 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना किया। 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास एक बहुत बड़े विद्वान है, उनका जो रचना है संयुक्ता स्वयंवर, तो संयुक्ता स्वयंवर का आलोचना किया है कि उसमें कुछ बुराइयां हैं, उस बुराइयों को इन्होंने बताया है। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास काशी बुलाए थे। देखो, श्याम सुंदर दास ये बहुत बढ़िया रचना है हिंदी शब्दकोश। इन्होंने श्याम सुंदर दास बालकृष्ण भट्ट को काशी बुलाए थे कि आप आइए और मेरे रचना को संपादक कीजिए, मतलब चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। लेकिन अच्छा व्यवहार श्याम सुंदर दास का नहीं था, इसलिए इन्होंने जाने से मना कर दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रचना के नाम बता दें, इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, तो आपको जानकर हैरानी होगा। इनकी प्रमुख रचना है रहस्य कथा, उपन्यास याद रखना है, उपन्यास अलग है, नाटक अलग है, प्रहसन अलग है, ये सब याद रखना अलग अलग। उपन्यास कौन है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बेरी, हमारी घड़ी इत्यादि। नाटक की बात करें, नाटक है पद्मावती, बेड़ी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती इत्यादि। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20, हंसी हंसाने वाला है। भट्ट जी ने अपने 1000 निबंधों में से 1000 महत्वपूर्ण निबंधों को भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में संग्रह किया। मतलब इनके पास बहुत ज्यादा निबंध था, 1000 के आसपास निबंध था। उसमें से 100 गो निबंध छांटा, जो सबसे ज्यादा फेमस होता है। उस 100 गो निबंधों में निबंध माला नामक ग्रंथ में लिख दिया। 100 गो निबंध जो है ना, वो निबंध बड़ा, मतलब देखो 1000 से 100 गो बनाया और 100 गो एक बड़का, मतलब कि बड़का ग्रंथ में लिख डाला। उस ग्रंथ को कह दिया इन्होंने निबंध माला। निबंध माला में कुल कितना निबंध है? 100 गो है। अब कितना खंडों में बटा हुआ? 2 खंडों में। निबंध माला 1, निबंध माला 2, 2 भागों में बटा हुआ है और 2 भागों में बटा हुआ है। 100 निबंध है और कितना में से छांटा गया? 1000 में से 100 गो, इन 100 गो 2 भागों में लिख दिया गया। निबंध माला 1, निबंध माला 2, 2 खंडों में लिख दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के कवि थे। भारतेंद्र युग का मतलब होता है 1850 से लेकर और 1900 ईस्वी के बीच का जो समय काल होता है उसको भारतेंद्र युग कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? भारतेंद्र युग या फिर आधुनिक काल के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के महान पत्रकार और हिंदी निबंधकार और हिंदी के आधुनिक आलोचक की जन्मदाता है। किसने कहा? रामविलास शर्मा। तो ये जो जितना आप देख रहे हो इस वीडियो में पूरा बताया गया है A to Z, तो ये सब के सब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं पूरा डिटेल के साथ, बातचीत कैसे लोग करते हैं उसमें हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।